नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी ने ये एक नई संवाद श्रृंखला आरंभ की है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इसमें ये शुरुआत असलियत में धोरा इंटरनेशनल सोसाइटी का सुझाव था, जिसको राजस्थान ललित कला अकादमी ने अमल किया है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस श्रृंखला की शुरुआत में देश के ख्यात चित्रकार श्री अरुण एच जी आज हमारे आमंत्रण पर, धोरा के आमंत्रण पर हमारे बीच ये संवाद हेतु पधारे हैं। मैं आग्रह करता हूं अरुण जी से, कृपया पधारें मंच पर। परिचय तो इनका समय समय पर हम देते रहेंगे, पर स्वागत की श्रृंखला में मैं आग्रह करता हूं धोरा इंटरनेशनल सोसाइटी के संरक्षक और देश के ख्यातनाम कलाकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी से कि वो पधारें और अरुण एच जी का, हालांकि गर्मी है फिर भी साल लौटाकर उनका अभिनंदन करें, जो भारतीय संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। मैं अकादमी के सचिव महोदय और धोरा इंटरनेशनल के सचिव श्री मनीष जी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी साथ दें। सर 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 बीच में मैं अकादमी के सचिव रजनीश जी से आग्रह करता हूं कि वो जिस विधा के लिए अरुण जी लड़ते आ रहे हैं, पर्यावरण अच्छा होगा, वस्तुओं की इज्जत करेंगे तो समाज सुदृढ़ होगा, मैं आग्रह करता हूं कि वो प्लांट, अच्छा दे भी दिया, मग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मनीष जी, धोरा इंटरनेशनल। मैं तो ये सारी चीजें मैं अपनी मानता हूँ। खैर, इस तरह के आयोजनों में ये सब औपचारिकताएं होती हैं और होनी भी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। बेहद प्रसन्नता है आज अरुण एच जी को यहाँ पाकर, हमारे आग्रह को आपने स्वीकारा। एच जी अरुण वैसे तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में मुझसे 1-2 वर्ष जूनियर रहे हैं, पर कला के क्षेत्र में अब इनका बहुत बड़ा नाम है। चित्र बनाना एक अलग चीज़ है, पर उसको किस तरह महसूस कर समाज को एक नई दिशा देता है, एक शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह उस चीज़ को आगे लाता है, ये हमारे अरुण कुमार जी ने किया है। इन्होंने एक संस्था बनाई कर्नाटक में, जो समाज के साथ, समाज को कैसे कला के साथ जोड़ें, उसमें बहुत बड़ा योगदान उस संस्था का सारा संस्था का रहा है। और कलाकार की नैतिक जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या होती है, वो अरुण कुमार जी से हमें सीखने को मिलता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत अरुण जी। हम बैठे बैठे वैसे ही कंप्यूटर पर देख रहे थे, होता है ना कि कौन कलाकार आ रहा है, उनके बारे में कुछ जानकारी हो, तो कंप्यूटर क्या कहता है, गूगल क्या कहता है कि ये कलाकार इतना बड़ा है कि मेरी बस की बात नहीं इनका परिचय दे सकूं।
ये कंप्यूटर ने कहा, इनका बायोडेटा इतना विस्तृत है कि मैं उसको कैसे संक्षिप्त करके बताऊं, ये मेरी बस की बात नहीं। जब कंप्यूटर की बस की बात नहीं तो मैं इनका परिचय क्या दे सकता हूं। इतनी बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में, और उन चीज़ों के साथ जिनको केवल हम देखते हैं, अनुभव नहीं करते, ये उनको अनुभव करते हैं और अनुभव कर हमें दिखाते हैं। ये कलाकार की अपनी आंतरिक भावना होती है। ये अरुण जी में है, खासकर विद्यार्थियों के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए, क्या हमें महसूस करना चाहिए, दृष्टि को कैसे दृढ़ बनाएं, सशक्त बनाएं। ये सब चीज़ें इस तरह के महानुभावों के जब आप संवाद सुनेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आती जाएंगी। और यही उद्देश्य अकादमी का रहा है कि किस तरह हम ऐसे कलाकारों से, जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, जिनका एक अनुभव है, उस अनुभव को हम आप लोगों के साथ साझा करें, विद्यार्थियों के साथ साझा करें। आप सब लोग यहाँ पधारे, निश्चित रूप से आज आपको इससे लाभ होगा, मैं यही कामना करता हूँ। और आगे के लिए मैं कभी भी कलाकार का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें गौण हो जाती है। उसने MFA किया, BFA किया, क्या किया, अगर कला के क्षेत्र में वो स्थापित है तो वो कलाकार है। डिग्रियाँ तो केवल एक औपचारिकताएँ होती हैं जो हमें लेनी होती हैं। अब मैं आगे के लिए कीर्ति को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस संवाद को आगे रखे। हमारे कर्मठ सचिव रजनीश जी का सहयोग इसमें बराबर रहता है कि नवाचार हो, नई चीज़ें आएँ, अकादमी में नया हो, कलाकारों को फ़ायदा हो। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह के हमारे गुरुजी डॉक्टर विद्यासागर जी, जिनका हमेशा विद्यार्थियों के प्रति एक अलग तरीके का स्नेह, क्योंकि मैं भी इनका विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे पता है किस तरह ये विद्यार्थी को देखते हैं। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप इनके साथ भी बात कर सकते हैं। तो मैं कीर्ति को माइक देता हूँ आगे के संचालन के लिए। Let's begin. Good morning, everyone. First, let me introduce myself. I'm Kirti Singh. I'm an artist, and today I will be the host for this talk. I'm very honored to present you an artist who is among one of the leading contemporary artists of our time. He has done his BA and MA in Fine Arts from University of Baroda. He is a proud founder of Sara Center for Arts and Environment in Western Ghats region of Karnataka. He has done multiple shows across the nation and internationally, some of which is Kochi Mujris Binale in Delhi, Bangalore, Mumbai, in Japan, Denmark, Santiago, and many more. His works are interactive and he draws his inspiration from everyday realities of people, landscape, fragile ecosystem, and fuels it with the participations of community in public eye. He has a soul of an NGO and a vision of an artist. Rather than having his shows in quiet galleries, he builds his narrative in public. He engages community and practitioners across the discipline where it becomes a shared inquiry. His devotion for the art and ideologies for the nature, human, makes his work unique and experience to remember. And before we start, I would like to thank Dora International Artist Society and Rajasthan Lalit Kala Academy for organizing this talk. And now please welcome Mr. Arun Kumar. आज मैं भूल गया था, क्षमा करें, हमारे बीच साक्षी जी जो देश की ख्यात चित्रकार शोभा ब्रूटा जी की पुत्री हैं, हमारे बीच हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। ये जो टॉक है ये आप लोगों के लिए है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है विद इन, जब सर स्पीच दे रहे हैं, तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन आस्क आफ्टर द स्पीच. ओके, वी एनकरेज ऑल ऑफ यू टू हैज एज मेनी एज क्वेश्चंस एज यू वांट. ओके, I thank राजस्थान ललित कला अकेडमी, दिनेश शर्मा जी और हमारे गिरीश सर और दोरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी एंड सीनियर आर्टिस्ट विद्यासागर उपाध्याय जी और आप सब यहाँ पे शिक्षक लोग भी होंगे, तो आप सब के लिए मेरा नमस्कार.
आप यहाँ तक आए, हमारा काम के बारे में आपको शेयर करने का मुझे एक मौका मिला है। तो आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, नमस्ते, कुछ लोग, उसमें से मैं एक हूँ। मैं बहुत अच्छे से मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ काम जो किया है उसको मैं दिखा सकता हूँ। तो मुझे ये खुशी है कि आप लोग यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट लोग हैं। मेरा हमेशा आर्ट स्टूडेंट के तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि आप लोग आगे जाके बहुत कुछ काम करना होगा आपको। तो इसीलिए मेरा ध्यान आर्ट स्टूडेंट्स के तरफ ज़्यादा है। मुझे ये भी खुशी है कि जो दोरा इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी है, मनीष जी है, वो ज़्यादा इस एरिया में काम कर रहे हैं। उस काम को राजस्थान ललित कला एकेडमी सपोर्ट कर रही है। जैसे विनय शर्मा सर जी भी बोले कि कैसे ये संवाद ऐसे आगे जाना चाहिए। ये अच्छा शुरुआत है। मुझे ये खुशी है कि मैं इस शुरुआत का पहला आर्टिस्ट हूँ। ऐसे संस्था इकट्ठे आना चाहिए और हमारे काम ज़्यादा से ज़्यादा संवाद में आना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे मुझे मेरा परिचय किया कीर्ति सिंह ने, तो मैं बड़ौदा में 89 से शुरू किया था। मैं कर्नाटक मेरा स्टेट है, वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स करके एक इकोलॉजिकल एक वो है प्रांत है, उस पे मेरा जन्म हुआ था। तो शुरू में मेरे को आर्ट करना था, तो मैं आया बड़ौदा में, और वहाँ से जो काम कुछ है, मेरा जो जर्नी है आर्टिस्ट होके, वो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ताकि आप लोग आर्टिस्ट लोग हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मनीष जी और हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए एक आर्टिस्ट को आपके सामने संवाद के लिए लाते हैं, तो क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा, आर्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स। हम सब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, उससे भी बहुत आगे बहुत कुछ है, क्योंकि हम उसी ज़िंदगी का पार्ट है। सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के सब कुछ उसी में डालना मुश्किल होता है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आर्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स लिविंग प्रैक्टिस। तो शुरू में 1999 में उस वक्त मैं बड़ौदा से निकल चुका था, दिल्ली आ गया था। तो जैसे शुरू में जैसे स्ट्रगल्स होते हैं, आप स्पेशली अगर आप स्कल्प्टर हो, तो ऑब्जेक्ट्स बनाने का एक बड़ा हमारे ऊपर एक इच्छा होता है कि ऑब्जेक्ट्स बनाने, बड़े बनाने, वैसे बनाने। तो उस वक्त स्ट्रगल के टाइम पे आप जैसे कॉलेज से बाहर निकलते हो, तो बड़े बनाएंगे तो कहाँ रखेंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि चलो बड़ा तो बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, तो उसको इन्फ्लेटेबल तरीके से बनाएं। तो ये इन्फ्लेटेबल है, ये जो दिख रहा है आपको, एक कुछ 6-7 फुट का है। तो इसको हवा भर के बनाया। तो उसका तरीका ढूंढा मैंने कि कैसे करते हैं। तो ये टेक्सटाइल यूज़ करके, कैनवास को स्टिच करके, ऐसे सब। तो जैसे एग्जीबिशन हो जाता है तो उसको हवा निकाल दो, फिर उसको पैक करके कहीं रख दो। तो ये सब सोच के, और दूसरा इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरैक्टिव हो सकते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, आप दिख रहे हैं, आप उसको पुश करोगे तो आ जाएगा। ये सारे एक आर्ट स्कूल से बाहर निकलते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं हम,
आर्ट में। फिर बाहर आते ही हमको ये सारे जो हम पढ़ के आते हैं वो सबको हम प्रैक्टिस में लाना होता है। तो प्रैक्टिस में लाते ये सब आते, आपके ज़िंदगी में भी ये सब आएगा। तो ये और एक काम है इनोसेंट ग्लोब करके। ये एक्चुअली आवर वर्क, आवर प्रैक्टिस यहीं से शुरू होता है कि हम जो आर्ट बनाते हैं वो कैसे इंटरेक्टिव हो, and how to involve people and how to make it more participative. So this is one object. It was about 8 feet diameter canvas ball. Then I wanted the kids to play. This has actually happened in a residency in Japan. जापान में एक रेसिडेंसी मिला था शुरू में 99 में, वहाँ के वो है। तो बच्चों ने, मेरा इच्छा था कि वो बच्चे सबसे बड़ा बॉल है 8 फीट के बड़ा बॉल उससे खेले, तो उसके साथ उसके बाद उस पे पेंट करें। तो लास्ट में ऐसा हो जाता है। ये इंटरेक्टिव बनाने के टाइम पे भी इंटरेक्टिव है, उसके बाद जब गैलरी में रखते हैं वहाँ पे भी उसको पूरा देखना है, तो यू विल हैव टू रोल इट अराउंड एंड सी इट्स। हाँ, तो ये सारे एलिमेंट्स हम प्रैक्टिस में लाए हैं। ये थोड़ा सा आगे, ये कुछ सेलेक्टेड काम है आपको कुछ दिखाने के लिए। ये 2006 का मेरा शो था फीड करके, उसमें एक काइनेटिक स्कल्पचर है। तो आप देख सकते हैं, प्ले होगा ये। शायद टाइम ले रहा होगा। अच्छा, प्ले नहीं हो रहा शायद। एनीवे, ये इस आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारे चिक्स है, वो दे कीप ईटिंग एंड दे प्रोड्यूस एग्स। वो सारा वो मैकेनिकल प्रोसेस से वो चलता रहता है। देयर इज साउंड ऑल्सो इन इट। I wish I could play this, but somehow it's not playing. Sorry. So these are some other works from the same show. It's called, I was trying to play with the word feed. So in 2006, I mean, I can talk a lot about it, but with time I cannot speak so much here. But this is all television images directly hooked to the cable network, and there are many TVs in this thing. And so this is another work called, it's untitled. This is called Processor. So now, is it visible? You want light? या आपको लाइट को हटाना है या सके? ठीक है, या इट्स ओके। हाँ ठीक है, ये बेटर है। So this is from my another show in 2010 called Tract. It is called Bhujanalay. Since I come from a farming background, like most of you also come from that background, and somehow that question is always there कि जो आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे मेरे लाइफ में फार्मिंग वाज अ बिग पार्ट। इवन नाउ माय फैमिली इज़ अ फार्मर। तो एंड naturally I was going through how to address this farming issues. So because 60-70% of the population in India are farmers,
And so, I mean, now many artists are working on farming issues, but for me that was even now it is a bigger issue, in the sense why farming is not considered as equally a good profession. So this is one work. I actually, you can see it, that was grown on the table itself, and it was like this, and then there is a sound part also in it, but I cannot show it to you here. So this work had taken about 4 months. जैसे गेहूं का जो सो करते हैं, देन उसको पूरा उसका जो लाइफ साइकिल है, मतलब वो उसके तो मुझे आई वांटेड टू टेस्ट माई सेल्फ कि मैं कितना एक कर सकता हूँ, और इम्पॉर्टेंटली यूजिंग अ टेबल, ब्रिंगिंग द फार्मिंग इश्यू ऑन द टेबल. जो टेबल एक मेटाफर बनता है, मेटाफर टेबल वो डाइनिंग टेबल हो सकता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, या 4 लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है. तो इसलिए मुझे वो टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट था. सो आप देखें मेरे इतना काम जो भी दिखा रहा हूँगा उसमें मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जैसे जैसे आगे काम देखोगे उसमें मटेरियल का चॉइस कैसे होता है, और उसके थ्रू मटेरियल के साथ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ताकि मटेरियल खुद ही बात करें मेरे से ज़्यादा. या दिस इज़ अनदर वर्क कॉल्ड भूखा और भूमि की खुराक. तो सारे प्लेट्स आप देख रहे हो, तो इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं. तो आपको मैंने बताया फार्मिंग इशू बहुत बड़ा रोल है मेरे काम में, शुरू में, अभी भी है, बट उसको मैं कैसे डील करता हूँ वो आप देखें. इसमें ये जो वर्ड्स है, जैसे तिराम है, ये अर्बोरिसाइड है, डायोक्सिन है, तो आपने ये सब शायद सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये हमारे फूड में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है आजकल, फूड प्रोडक्शन में, और उसके थ्रू हमारे बॉडी में ये सारे ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता होता है. ये पूरा लैब में बनते हैं और फूड प्रोडक्शन में हमारे इजाज़त के बगैर वो चले जाता है, और हमारे बॉडी में हमारे इजाज़त के बगैर हमारे बॉडी में आता है, हमको जो नुकसान पहुंचाना वो पहुंचाते हैं. तो ये कैसे हो सकता है ऐसे? तो हम सबको ये सब पता होना चाहिए जो हम खाना खाते हैं, या इवन फार्मर्स को भी नहीं पता होगा कि वो कैसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिया जाता है, तो उनके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है उनके लाइफ के साथ, और जो फील्ड होता है, जो खेत होता है, उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारे बातचीत हम सबको पता होना चाहिए. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी कंज्यूम फूड एवरी डे. एक टाइम अगर हमको खाना नहीं मिलता तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जैसे एयर है, जैसे वाटर है, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो वी कैनॉट डिसरिगार्ड दिस फैक्ट. सो हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर कितना केमिकल है, क्या होता है, जैसे अभी मनीष जी से बात हो रहा था कि यहाँ के पानी कैसा है, उसमें कितना फ्लोराइड होता है, ये सारे बात है. सो these are all I just wanted to bring in these elements ताकि देखने वाला कुछ सोचे ये क्या है. तो सब so these are part of my same exhibition called Tract. इसमें एक किताब था, उस किताब का कुछ पन्ने हैं. मेरा फोटोग्राफी साथ में मेरा स्केचबुक जैसे होता है, तो वो सारे हज़ारों लाखों फ़ोटोज़ होते हैं, उसको मैंने एक फ़ोटो में कुछ सेलेक्ट करके ऐसे एक आर्ट वर्क किया है.
These are simple vegetables that I collect, in the sense I observe. तो उसमें से कुछ देखने का एक एक्ट है. So now this is another work. This was done in 2014. आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो कुछ इंटरेस्टिंग कलरफुल दिख रहा है, बट वो है क्या? This was exhibited in Delhi and Denmark and in Mumbai, and also now it is at Sara Center. So now you will see these are bottle tops. So जैसे यहाँ बॉटल रखी है, तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको एक 100 ml के लिए भी एक बॉटल देते हैं. वो 100 ml मेरे लिए एक घूंट की पानी है, लेकिन वो बॉटल हमेशा के लिए यहाँ रह जाता है. तो ये 2014-13 तब मैं बहुत सोचता था कि इसको एक मेटाफर जैसे यूज़ करें कि हमारे लाइफ में ये सब जो है, जो हम जाने में अनजाने में हमारे लाइफ का एक प्रैक्टिस बन जाता है. तो हम रोज़ कितना ऐसे जो परमानेंट वेस्ट, जो एक वेस्ट होता है कि वो डिग्रेड हो जाता है, जैसे अभी हमने डस्टबिन में डाल दिए, जैसे फूड वेस्ट है या कुछ और, वो विथिन 3-4 days 5 days वो डिकम्पोज हो जाता है. दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कंपोस्ट वैसा. बट ये वाला जो वेस्ट है, दिस टेक्स thousands of years टू गेट डिकम्पोज्ड. इन दैट प्रोसेस it gets into a lot of lives like fishes, or you cannot imagine. हमको जो दिखता है वो इतना बताते हैं, बट जो नहीं दिखता है माइक्रो लाइफ है. उन इवन अभी इतना तक है कि हमारे ब्लड में ये माइक्रोप्लास्टिक का इतना ज़्यादा मात्रा है हमारे ब्लड में. तो ये सब हम कैसे एड्रेस करें ये सारे ये बातें? ये आई थॉट कि लेट मी यूज़ दिस. अभी आप देखो तो इसमें लगभग 1.5 लाख बॉटल टॉप्स हैं. वो जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसी सोसाइटी में लगभग 4-5 महीने में कलेक्ट किया है ये 1.5 लाख जितने. तो ये एक सर्वे भी है कि सिर्फ कहीं से कुछ मटेरियल नहीं उठा लेना है, बट वो मटेरियल उठाने के टाइम पे उसको चूज़ करते हैं. जैसे हमको कुछ एज अ मटेरियल इन आवर आर्ट वर्क हम यूज़ करना है, तो उसका सारा एक हिस्ट्री, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है. दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव टू थिंक टुडे. जैसे 30 years 40 years ago artists didn't have to really think so much because इनके सामने इतना कुछ challenges नहीं थे. तो उनके challenges और थे, बट आज हमारे सामने इतने बड़े challenges हैं. तो सिर्फ हम बाहर लैंडस्केप नहीं देखते. वो लैंडस्केप 40 years ago कैसे लैंडस्केप थे, वो आज वो लैंडस्केप्स कैसे बदल गए. वो लैंडस्केप पूरे वेस्ट से भरा हुआ है. मतलब वो आप उस नज़रिए से हम देखेंगे तो हमको बहुत कुछ दिख जाता है. तो हाँ, ये वाला काम अभी सारा सेंटर में ऐसा डिस्प्ले है. अब बस ये वाला जो मटेरियल है ये परमानेंट नहीं है. परमानेंट इन द सेंस बाहर नहीं रख सकता हूँ, उसको अंदर ही रखना पड़ेगा. अगर नहीं रख पाऊँगा तो उसको रिसाइकल करना पड़ेगा. तो वी हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल इन ईच एंड एवरी मटेरियल दैट वी चूज़ टू वर्क विथ. ऐसे और एक काम है. गुड़गांव में एक NGO है, आई एम गुड़गांव करके. वो दे आस्क मी कि आप ये वेस्ट के बारे में एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जैसा एक पब्लिक आर्ट वर्क करो. तो उन्होंने बोला मुझे आपको कम से कम 150 टन वेस्ट हम देंगे.
तो मैंने बोला तो अकेला तो नहीं कर सकते, सो आई सेड आई विल आस्क अबाउट 10 यंग आर्टिस्ट. सो आई आइडेंटिफाइड अबाउट 10 यंग आर्टिस्ट, so they all came together. So we made artworks. So you can see this is what I did. It is called Toxic Chamber, but the whole project was called Where Does It Go. जो वेस्ट हम डालते हैं, जैसे हमारे घर से, जैसे हमने ये वाला बॉटल जो पानी पिए उसको फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं, वो फेंकने के बाद वो कहाँ जाता है, तो उसका क्वेश्चन ये वेयर डज इट गो. सो वो वाला जैसे ऐसा वेस्ट हमें दिया जाता था, हम उसको प्रोसेस करते थे, फिर उससे कुछ बनाते थे. उसको देखने के लिए बहुत सारे NGO जो है IIM गुड़गांव, सो सारे गुड़गांव के जितने भी स्कूल हैं वो वहाँ से बच्चों को लाते थे, और कॉर्पोरेट के लोग हैं उनको बुलाते थे. तो एक साल एग्ज़िबिशन रहा वहाँ पे. उसके बाद तो अब ऑब्वियसली वो डिकम्पोज शुरू हो जाता है, तो उसे पब्लिक में नहीं रखना होता है, उसको फिर रिसाइकल करने के लिए दे दिया गया. तो ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो दिस कुड बी one person's consumption in about 5 years time, directly or indirectly. अगर सारा हम जितना यूज़ करते हैं प्लास्टिक एक जगह रखा जाए तो इतने हो सकते हैं. हम कितने डायरेक्टली यूज़ करते हैं, कितने इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं. तो शायद ये ये चल रहा है. हाँ. अरे ओके. सो उसके बाद I started making some more artworks. The treatment was different. This is same, made out of waste only, but I've given a treatment. I have added some cement dust on it to take out the identity of it. So this is another work. This is also made out of plastic waste that is accumulated. इसमें भी वही सीमेंट डस्ट ऊपर से डाला गया है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ अ सिटी. आप देखते हैं यहाँ पे, अगर ऊपर से देखोगे तो जयपुर भी ऐसे पहाड़ों के बीच में है, या आप दिल्ली में जाओगे तो ऐसे कूड़े के पहाड़ भी दिखते हैं. So this is another work showed in New York. These are all made out of paper mache and a bit of cement. ये कुछ काम है. ये कोच्चि बिनाले में एग्जिबिट थे. मुझे जो मटेरियल्स जो दिखते हैं, जैसे रास्ते में जा रहा हूँ तो अगर कुछ पेड़ कटा है तो मैं उसको भी उठा लेता हूँ स्टूडियो में, तो उसको क्या कर सकते हैं. ये इट वाज देयर इन माय स्टूडियो फॉर नियरली 2-3 years, देन स्लोली स्टार्टेड बिल्डिंग इट. उसको देखते कुछ आपको आइडिया आता है कि उसको मैं कैसे यूज़ करूँ. ये सब जो देख रहे हैं, ये आई कलेक्ट वुड दैट इज़ स्क्रैप यार्ड से, जो गुड़गांव जैसे जगह पे इंडस्ट्रियल स्क्रैप बहुत मिलते हैं. तो आप वहाँ जाओगे तो प्राइमरी यूज़ के बाद वो सेकेंडरी यूज़, टर्शियरी यूज़ के लिए वो आ जाते हैं स्क्रैप यार्ड में. तो लोग उसको ले जाते हैं. मोस्टली वो जाता है बर्निंग के लिए भी जाता है ऐसा. बट हियर आई हैव गॉट दिस वुड एंड joined it with Fevicol and then made this work. It is called construction. ये भी वैसे I use wood as a wood here. तो मुझे
ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट ये लकड़ी जैसे अभी ये है, ये एलिफेंट है, दिस इज़ मेड आउट ऑफ वेस्ट वुड। मुझे उसके अंदर एलिफेंट दिखता है क्योंकि एलिफेंट्स आर लिव्ड इन फॉरेस्ट। सो नाउ यू नो मे बी राजस्थान में बहुत एलिफेंट्स के आप मिनिएचर में देखते हो, हर जगह देखते हो। एक टाइम पे यहाँ पे एलिफेंट्स होंगे, अब नहीं है क्योंकि वैसा जंगल नहीं है। वैसे ही ये राइनो, कुछ आप मिनिएचर पेंटिंग्स देखोगे तो वो यहाँ के एरिया में राइनोस की पिक्चर है, लेकिन अभी वो लास्ट सिर्फ असम में काजीरंगा में है। So this is another work made out of in paper pulp and cement. पेपर पल्प और सीमेंट में यूज़ करता हूँ तो पेपर भी वही है जो इट इज़ ऑल वुड पल्प होता है। देन सीमेंट, तो आई you know why I use it is because the cement is a new I mean it is very convenient for today, but उसका ये अपना एक कहानी भी है। So this is another work called in the shadow of Samudra Manthan। ये आपको दिख रहा होगा, उसमें नीचे टॉर्टाइस है और ऊपर एक जो मंदारा माउंटेन जो है उसको रखा है ऐसे। बट दिस इज ऑल मेड आउट ऑफ वेस्ट वुड दैट आई फाइंड हियर एंड देयर। दिस इज ऑल्सो अनदर वर्क सिमिलर टू वॉट यू सॉ बिफोर। दिस इज ऑल कॉल्ड, दिस वन कॉल्ड इन द मेकिंग ऑफ हिमसेल्फ। That was exhibited in Mumbai, and this was exhibited in Science Gallery, Bangalore. So there was an exhibition called Carbon, उस exhibition का ये part था, and now they have kept it. It is, see, the wood here I use as I just told you the exhibition was called Carbon. What is the connection between carbon and wood? Carbon is stored as wood, no? And this is all waste wood. And then I am trying to, build that narrative of human-centric attitude of us. We keep ourselves in the center and use up all the resources. This is another project in Art Ichol. So Art Ichol is in MP. बहुत सारे आर्टिस्ट लोग देखे होंगे अभी वहाँ पे। वो एक खुला जगह पे एक आर्ट सेंटर जैसा है। बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है आउट इन द ओपन। तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया तो मुझे ये बड़ा सा ये वाटर टैंक है वो दिखाया मुझे। ये वाटर टैंक का साइज़ है कुछ 10-12 फुट का है और 100 साल पुराना। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं यूज़ कर सकूं, तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी सी दिस, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी देयर। उसको काट के फिर वो तो जाना ही था रिसाइकल के लिए। सो मैंने सोचा कि इसको कैसे मिनिमल इंटरवेंशन करके इससे कुछ क्या कर सकते हैं। तो मैंने इतना ही काम किया, वो गैस कटर से ये वाला कटिंग करा के देन उसको 8 भाग बन गए। सो उसको ऐसा रखा गया। फिर फाइनली ऐसे बनते ये कुछ ऐसा बन जाता है। तो फॉर मी I wanted to keep that the history of that water tank वैसे के वैसे, क्योंकि वाटर टैंक था 100 साल पुराना। तो इसका टाइटल है इकोस ऑफ वाटर करके। तो इसमें मोस्टली 90% 95% जो सामान है इट इज़ ऑल
वेस्टेज ही है, मतलब जो आयरन से लेके ओल्ड ब्रिक्स वो सारा ओके। तो इसका एक छोटा सा वीडियो है, तो उसमें आपको ज़्यादा Because of water is all about story of water, where it starts and then where it goes. It's about the existence of water in us, outside, or everywhere, or not everywhere. It is very interesting to hear from water itself. That is why it is called echoes of water. The water is not the same what it was a few years ago. It has all got polluted, and then I don't know how would I tell my future generation what water was like. So the main element of this work is this water tank, 100-year-old iron water tank. So the challenge was how to keep its originality and then make it a kind of artwork that engages people. What I've done is just taken out 4 angles or 4 corners out and put apart, and then I have added interior to that water tank here with brick and sulky. It was very important for me to keep it that rectangular shape. This became a kind of enclosure, a shrine kind of thing. You will see on top there is a huge iron tank again that I sourced from the scrapyard. And then here in the bottom there is another vessel. So water from the top drops down to this stone vessel here. So the idea is to connect that the sky and the earth. I think it is very important to get to that drop. Artificial kind of art spaces is very important for artists like me to have somebody like Netaji or Art Pichol to let you explore such a large work and a concept like this. The staff here is really trained and they are much more skillful now. I didn't have to really go out and get anything for making this work here. It has all happened here. If you come in Art Pichol, there are so many artworks. You automatically look for the story to connect with the rest of the work here. I mean, it's not something that somebody tells you, it just happens. When people come in this enclosure or a shrine, I must say, when they see water as a enter point, coming down drop by drop and getting into the vessel, I'm sure they will go back with that respect for this vital element that is water for our own existence. And not just our own existence, but the entire ecosystem. सो कुछ और काम दिखा रहा हूँ। तो ये आई हैव फोटोग्राफ्ड laborers which are you see them in every city square. So they are I keep thinking about them for a long time. So they all are coming from farming background, they coming from rural background, they come as a seasonal workers. तो फिर कुछ दिन काम करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स बोला जाता है इनको। तो उसका एक बड़ा सा शो हुआ था इधर KNM में, नोएडा में। सो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके कुछ कनेक्शन है आगे। जो ये है फार्मर्स के पोर्ट्रेट्स हैं। सो आई कॉल देम वल्नरेबल गार्डियंस। सो दिस इज़ ऑल प्रिंटेड ऑन वुड, डिजिटल प्रिंट। And this is the time in 2010 or 11 onwards I was
after my show Tract, I was thinking how to address this issue even in a deeper way. So this is how I started, going and spending more time on the farm, listening to them, all that. We can keep talking about it. So these are some of the works I have produced. So now coming to this work, this is not my work. There's one famous artist, you must have heard, Joseph Beuys, वो जर्मन आर्टिस्ट थे. तो वो 1982 में एक काम करते, कासल एक जो जहाँ पे डॉक्यूमेंटा होता है, डॉक्यूमेंटा बहुत ही बड़ा अक्लेम्ड इंटरनेशनल शो होता है. सो मोस्ट आर्टिस्ट दे ड्रीम टू बी इन दैट शो. ऐसे अपने इंडिया से बहुत आर्टिस्ट लोग हैं उसमें. तो he becomes my inspiration because he does this work called 7,000 Oaks in 1982. तो वो क्या करते हैं, 7,000 ओक ट्री को प्लांट करते हैं कासल टाउन में, कासल शहर में. वो उनका डॉक्यूमेंटे का वो काम था, उसको बोलते हैं वो सोशल स्कल्पचर. तो ये वाला ये पहले से शुरू हो गया था इन द वेस्ट. आर्टिस्ट not only working with institutions like galleries and museums, but they started working in the society long back. So this is very important. That time I did not know, but later when I started studying more, I really liked this. So this is my practice shifts from mostly studio based and gallery based art practice. So then I started moving out, started spending more time outside my studio. So that is where what you see there, the red dot, that is where my my place, my parents are there, my family is there. That is the Western Ghats. It starts from South Gujarat to Kerala and Karnataka. So पूरा belt है. It is world's most important, one of the 8 biodiversity hotspot in the world. ऐसे biodiversity hotspot दुनिया में सिर्फ 8 हैं, तो उसमें से एक है. तो अगर मैं उस जगह से मैं आता हूँ, मेरा फैमिली है, मेरा बचपन वहाँ से निकला है, तो जनरली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है. तो उस जगह से कि वो बायोडाइवर्सिटी है, तो और वर्ल्ड में ऐसे 8 जगह में से एक है, तो उसमें क्या है, नेचुरली वो सब तो मैं उसी को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ. बट going back and concentrating on that area was more exciting for me. क्योंकि जब आप शहर में रहते हैं तो नेचुरली शहर में सिर्फ बिल्डिंग्स होते हैं, तो हम नेचर से बहुत दूर चले जाते हैं. क्योंकि इतना कनेक्शन होता है कि सिर्फ हमारा पानी के साथ कनेक्शन है, एयर के साथ कनेक्शन है, फूड के साथ कनेक्शन है, बाकी तो हमारा नेचर के साथ बहुत कनेक्शन कम होता जाता है. बिकॉज दैट इज़ हाउ अर्बन सिस्टम्स आर. सो बट एज अ सेंसिटिव आर्टिस्ट, सो व्हेन यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, तो आपको फिर वही जगह ज़्यादा पसंद आता है, वो जगह से आपको ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो जाता है. तो आपको उससे ज़्यादा और कुछ बड़ा नहीं दिखता है. क्योंकि आजकल के टाइम पे ये सारा इतना कम होता जा रहा है, क्योंकि इतना बायोडाइवर्सिटी एवरी डे बोलते हैं कि पर डे कितना स्पीशीज़ ख़त्म होते जा रहे हैं एक दिन में, आई मीन बाय द डे. तो देन आई स्टार्टेड spending more time there. That was in 2011. I asked my family and said, आप करो आपको जो
करना अच्छा लगता है करो. So this is where you see that blue thing, like that is a water reservoir. So that red dot is where my family is and Sara Center is. So this is all like ऐसे बोलते हैं कि 5 लाख साल पुराना फॉरेस्ट है. ये जो वेस्टर्न घाट्स है, उस बायोडाइवर्सिटी को हमने विद इन 20 ईयर्स क्या 15 साल में उसको डैम बांध के उसको डुबो दिया हमने. वो वहाँ पे जितना स्पीशीज़ है, वो एंडेमिक स्पीशीज़ जो बोलते हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे थे, उसको भी हमने सबमर्ज कर दिए. तो ये सारे जो बात सोच के आपको बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है. तो उस जगह से मैं आया हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो और उसी पानी के अंडर मेरा पूर्व जैसे मेरे ग्रैंडफादर वहाँ थे, हमारा घर उधर था, तो और जाके हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और क्यूरियोसिटी होता है कि उसके नीचे क्या था और हमारे कल्चर क्या था. तो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी नहीं डूबा, उसके साथ बहुत कुछ और डूब गया. तो ऐसे फॉरेस्ट थे, ऐसे वैलीज़ में खेती होता था. तो जैसे आप दिख रहे हैं इधर, आपको दिख रहा होगा पानी कैसे सबमर्ज होके, जैसे पानी समर में ख़त्म होता है तो आपको ये पुराना डूबा हुआ फॉरेस्ट दिख रहा है. तो वहाँ पे मैंने सोचा कि वहाँ पे मेरे को ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि आपको शहर में एक छोटा सा स्टूडियो में आपको इंस्पिरेशन जो है, आपको जो इन्फॉर्मेशन आना है वो घटते जाता है. तो आपको फिर फ़ोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. तो आपको इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको रियल साइट में जाना चाहिए. तो मैंने सोचा कि ये शुरू करूं. आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लेफ्ट में है, वो हमारा जो जगह इतना ख़राब हो गया था, इतना डिग्रेड हो गया था, तो पूरा सैंडी दिख रहा है. वहाँ पे सॉइल ख़राब हो गया था. तो उसके बाद मैं जाके काम शुरू करने के बाद 10-12 साल में ये राइट साइड में जैसा ऐसा हो गया है. वो जो एक बार लैंड डिग्रेड हो जाता है, उसको रिपेयर होने में बहुत साल लगते हैं. लोग बोलते हैं कि 50-50 साल लगते हैं. वो लैंड एक बार हम ख़राब कर देते तो उसको वापस सही होने में. तो आप दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है ये सब. वहाँ पे फूड फॉरेस्ट जो बोलते हैं, जो हमको नेचुरली, जैसे यहाँ पे राजस्थान में बहुत सारे पेड़ हैं, वो जो बचे हैं उसमें से हमको जहाँ पे सब्जी के तौर में, अचार के तौर पे हम यूज़ करते हैं, वैसे वहाँ पे वैसे हज़ारों ऐसे मिलेंगे. तो वहाँ अभी तो कम हो गया. पहले तो जैसे मेरी मदर, तो ज़्यादातर 90% आसपास के जो नेचुरली ग्रो होता था, उन्हीं से हमारा खाना पीना गुजारा होता था. तो ये सब शुरू किया. और कहीं पे भी अगर आप छोटे जगह पे आप काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ के कम्युनिटी को कैसे एंगेज करना होता है. कम्युनिटी को एंगेज तभी करा जाता है कि उनको कुछ मिले. उनको आर्ट से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनका डेली लाइफ और चैलेंजेस से गुजरा होता है. उनको कुछ रिजल्ट्स चाहिए होते हैं. तो जो उनको ज़्यादा रिजल्ट मिले वही उनके लिए बड़ा लगता है. तो हमने ये सब से शुरू कर दिए, फॉरेस्ट को रीजनरेट करना शुरू कर दिया. उसके बाद हमारा खेत में ही हम अभी शुरू किया, हमने एक सीड बैंक शुरू किया. उस सीड बैंक में आज के टाइम पे लगभग 400 वैरायटी के चावल को हम कंजर्व करते हैं, ग्रो करते हैं. तो 400 वैरायटी का चावल जो राइस है, उसको देखना ही बड़ा अनुभव का बात होता है, क्योंकि वो इतने डाइवर्सिटी उसमें है. तो आप देखो इधर इतने लोग आ रहे हैं, तो फार्म को एक गैलरी जैसे हम क्यों नहीं देख सकते हैं. इतने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आर्टिस्ट दूसरे आ रहे हैं. और
जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अपने लोग लेकर आते हैं और हम उसको ऐसे कंजर्व करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं अलग तरीके से। फार्मर्स उसको देखने आते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल ऐसा लगता है कि सीड बैंक क्या होगा, बट सीड बैंक में इतना कुछ कर सकते हैं जो फार्मर्स को जो टाइमली सीड, जैसे अगर बारिश कम है तो बारिश कम टाइम पे कौन सा सीड कम टाइम में वो निकल सकता है, अगर ज़्यादा फ्लडी मतलब ज़्यादा बारिश है तो उस टाइम पे कौन सा सीड, ये सब बहुत कहानी है अपने में। उसके साथ साथ हम वो सेंटर को डेवलप करने लगे। आप इसमें देख सकते हो सोमू भाई है, मनीष जी है, तो आर्टिस्ट को बाहर से बुलाने लगे, वहाँ लोकल आर्टिस्ट को भी मिलाते हम वहाँ पे रेसिडेंसीज शुरू करें। तो आर्ट बहुत अच्छा एक जरिया है लोगों को बुलाने में। मुझे वो बहुत रियलाइज़ होगा, अब हो रहा है, अब तो और ज़्यादा रियलाइजेशन हो गया कि आर्ट जितना पावरफुल और कुछ नहीं है। बाकी सब इतना डिविजिव होते हैं कि कुछ लोग को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, बट आर्ट सबको पसंद होता है। तो इसलिए आर्ट इतना इम्पॉर्टेंट है हम सबके काम में। तो वहाँ पे आर्ट देखने आने वाले अलग होते हैं, बातचीत करने वाले अलग अलग होते हैं। ऐसा करके हमारा वो बढ़ता बढ़ता अच्छा होता जा रहा है। अलग अलग कला प्रकार के आर्टिस्ट लोग ने, ये वारली आर्टिस्ट है, और उसके बाद देखिए वहाँ के विलेजर्स कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे वहाँ तो बहुत कम हो गया। आपको आर्ट, राजस्थान में तो बहुत बहुत आर्ट है, यहाँ पे जगह जगह आर्ट है, बट वो हम उसको ज़िंदगी का पार्ट कैसे बनाना है वो हम उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के साथ हम कैसे स्कूल में जाते हैं या स्कूल के बच्चों को हम सेंटर में ले आते हैं। तो और बहुत सारे कैंपेन हमने किए हैं 2017 और 18 में। इको वॉक करके वेस्टर्न घाट्स में अवेयरनेस के लिए हम 2017 में 155 किलोमीटर के 6 दिन में हमने यात्रा किया। 2018 में 90 किलोमीटर्स। तो ऐसे बहुत सारे हमने अवेयरनेस कैंपेन्स किए। इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े थे, सोमू भाई थे, और भी आर्टिस्ट लोग आए थे। और आर्टिस्ट लोग वो किए, काफ़ी सारे अपने आर्ट के पोस्टर्स दिए हैं। वो आर्ट पोस्टर्स हमारे लिए बहुत काम आया, क्योंकि जो एक एक पोस्टर एक एक तरीके के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते थे। तो हम कैसे, अगर हम सोसाइटी के साथ काम करना है तो आर्ट को कैसे यूज़ किया जाए। ये आर्टिस्ट लोग आए थे बड़ौदा से और कहीं कहीं से, वो ग्राफिटी करते थे, बस एक घंटे में, आधे घंटे में अच्छे ग्राफिटी निकाल देते थे। तो ऐसे हमारा यात्रा होता था। और इसके पीछे हम लगभग एक यात्रा के पीछे हम 6 महीने काम किए। उस यात्रा, उस रूट पे जितने भी स्कूल आते थे, वो स्कूल्स और संस्था के साथ में हमारा एक पहले हमारा डायलॉग होता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, ये सब। तो इट वाज नॉट कि ऐसे सीधा हम निकल पड़े और लोग मिल गए। ये 2018 में हमने किया। इसमें हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व किए और स्टूडेंट्स ही उस यात्रा को आगे लेके गए। सो वी वांटेड देम टू लीड एंड टेक दिस फॉरवर्ड एज फ्यूचर लीडर्स। तो नेक्स्ट अगला साल जो किया हमने 2018 में, हमने मोबाइल एग्जीबिशंस, कैसे हम इसको एक जगह से दूसरे जगह, इस गांव से दूसरे गांव, वहाँ पे कैसे एग्जिबिट करें 5 मिनट के अंदर, और उसको फिर कैसे वापस फोल्ड करें और दूसरी जगह ले जाएं। ये सब हमने बहुत कुछ सीखा।
और इसके साथ साथ हमने एक स्वग्रामा करके प्रोग्राम शुरू किए, जो हमने पायलट प्रोजेक्ट था। 4 गांव को हमने अडॉप्ट किए और उनके साथ हमारा संवाद होने लगा कि हम उनके साथ बातचीत करने लगे कि उनके क्या चैलेंजेस है उनके लाइफ में। वो सब मीटिंग्स के आप दिख रहे हैं, ये वाला मीटिंग्स देखिए। हम ऐसे तो पता नहीं कितने सारे मीटिंग्स एक एक गांव में किए हैं। तो फाइनली दे one of the village was very सक्सेसफुल इन आवर मिशन। तो वहाँ का जो आर्ट फॉर्म है उसको लेके उसको रिवाइव करते हैं। तो ये सारा आर्ट को बीच में रख के हम सारे काम करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स है कि वो एक स्वग्राम एक विलेज में अगर हम काम करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आर्ट को लेके जाएंगे तो शायद हम इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे। आर्ट के साथ साथ उनके सारे चैलेंजेस को भी हमको एड्रेस करना चाहिए। और ऑलरेडी सिस्टम है हमारे देश में, सिस्टम है जैसे पंचायत लेवल के गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ऐसे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। तो वो सारे उन सब को काम करने के लिए हम कंड्यूट बन गए थे कि इस गांव में वो लोग पहली बार ही आए होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले। तो ऐसे अगर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ही अगर रिवाइव हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये इसलिए दिखा रहे हैं कि हम आर्ट एज एन आर्टिस्ट सिर्फ आर्ट को सामने रख के बहुत इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। उसको लेके उसका पावर को यूज़ करके हम कैसे और बाकी काम कर सकते हैं। जैसे उसके साथ वो प्रोग्राम में एक सामने आया कि उनके वाटर स्केर्सिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, लेकिन वो इतना पहाड़ी इलाका है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी रुकता नहीं है। तो पानी जैसे ही अगर बारिश ख़त्म होगी विथिन 1 मंथ 2 मंथ तक वो पानी ख़त्म हो जाता है। उसको स्टोर करना पड़ता है। आप राजस्थान में जितना अच्छे से जानते हैं पानी को कंजर्व करना, उससे कितनी बार मैं वैसे सोचता हूँ। लेकिन वहाँ पे उस वक़्त फॉरेस्ट था, पानी रहता था, लेकिन अब फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, तो पानी रुकता नहीं है, सॉइल बेकार हो गया। तो हमें लेकिन सबको बोरवेल एक समाधान हो गया। लेकिन बोरवेल समाधान नहीं है, वो बहुत टेम्पररी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर हज़ारों सालों का वो है, एक कैपिटल है, उसको हम निकाल के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो अब जाके फेल हो रहा है। तो हम वहाँ के जितने भी लोकल वाटर बॉडीज़ थे उनको हम रिवाइव करना शुरू कर दिए। उनके तो 50 साल 60 साल लोगों को पता भी नहीं था कि पिछला कब वहाँ का डिसिल्टिंग हुआ था। तो वो सब हमने कमिटीज़ बना के उनका पार्टिसिपेशन से आज हमने लगभग 17 लेक हमने रिवाइव किए हैं। तो आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में पूरा कैसे सिल्ट है, वो उसमें तो कुछ पानी रुकता ही नहीं है। विथिन 1 महीना 2 महीने बारिश के बाद पानी ख़त्म हो जाता था। तो कहीं कहीं पे तो ऐसा है कि वो आप यहाँ देखें, पता भी नहीं लगता था कि वहाँ पे तालाब था पहले, तालाब ने बड़ा सा तालाब है। ये देखिए पूरा आपको दिखता है जंगल हो गया था। तो उसको निकाल के हमने ऐसे बनाया। तो वहाँ पे अब कम्युनिटी हमसे बहुत अच्छा एक रिश्ता बनाया है, क्योंकि उनको रिज़ल्ट देखने को मिला। अगर वो रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला तो हमको हमारा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमसे एक संबंध नहीं बनता। तो इसके ज़रिए हम बहुत ट्री प्लांटेशन, वो ये कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब बातचीत तुमसे करते हैं।
उनके लिए जगह बना के दिया, वो लोग बैठ के बात कर सकें। सो उसके बाद हम सेंटर में भी साथ साथ में, ये तो बाहर का काम है, मतलब सेंटर से हम बाहर जाके कम्युनिटी में काम करते हैं। सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, सेंटर के अंदर हम स्कूल के बच्चों को और एजुकेटर्स को वहाँ लाना है, तो उनको कैसे एंगेज करना है, और लोकल इकोसिस्टम जो बोलते हैं हिंदी में उसको कैसे बताऊँ, तो लोकल इकोसिस्टम को समझना है हमको, लोकल इकोसिस्टम के बारे में एजुकेशन में लाना है, क्योंकि एजुकेशन में लोकल इकोसिस्टम के बारे में बहुत ही कम होगा। मैं परसों कीर्ति से पूछ रहा था कि आप इतने स्कूल एजुकेशन से पढ़े हो, तो आपको लोकल इकोसिस्टम में कितना था, मतलब सब्जेक्ट कितना था, आपको कितना याद है? उसने बोला कि ज़्यादा कुछ उसको याद ही नहीं है, कि लोकल सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में हमारे एजुकेशन में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो हमारा काम है कि जो हमारे यंगर जनरेशन है उनको इकोसिस्टम के पता चल जाए, इकोसिस्टम में पानी कहाँ से आता है, हमारा फॉरेस्ट का रोल क्या है, सॉइल जो है, हमारे सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारा उनको एक एक्सपीरियंशियल जो दिख जाए, उनको समझ आ जाए, सिर्फ अक्षरों में नहीं पढ़ना, उनको दिखना चाहिए कि सॉइल क्या होता है, फॉरेस्ट क्यों है, फॉरेस्ट से क्या क्या हमें उपयोग है। ये सब हम, जैसे ये वाला देख रहे हो, ये वाला लेफ़्ट साइड में पूरा सॉइल है, ये लगभग 5-6 किलोमीटर रेडियस में इतने तरीके की सॉइल हमने इकट्ठा करके उससे एक आर्ट वर्क बनी है। तो इसी को रख के हम कितना बात कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके की सॉइल है, इधर भी होगा, यहाँ पे अलग अलग। तो हम इसको कब सीखें? हम बच्चों को पहले से अगर उनके फाउंडेशन में ये सब डाल दिए तो वो जाके हो सकता है एक सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बने, या जैसे मिनरलॉजिस्ट बन सकता है, सॉइल एक्सपर्ट बन सकता है, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो ये भी जो स्टोन्स है वो भी एक शायद 4-5 किलोमीटर के दूर में आधे तो एक ही जगह में हमने इकट्ठा करा था। ये स्टोन से इतना कुछ बोल सकते हैं। हमारे धरती जो है, हमारा अर्थ है, अर्थ कितना पुराना है, उतने पुराने पत्थर भी होंगे कुछ, मतलब करोड़ों साल पुराने पत्थर भी है। वो पत्थर के फॉर्मेशंस कैसे हैं, और इतना कुछ इतना डीपली जा सकते हैं। तो ऐसा करके एक जगह रखो तो बहुत कुछ एक बातचीत करने का, संवाद करने का एक जरिया बन जाता है। तो इसमें सारे बुक्स है लेफ़्ट साइड में, उस तरफ राइट साइड में, वो सारे में एक एक बुक में 9 पेज है बड़े, यू कैन ओपन देम लाइक दिस, ऐसे। जैसे एक बुक तो पूरा पानी के बारे में है, एक तो यूनिवर्स के बारे में है, एक तो लाइफ के बारे में है। सो दिस आर ऑल डिज़ाइंड इन अ वे, टेक्स्ट बुक से मतलब स्कूल एजुकेशन को बहुत इफ़ेक्टिव करना कैसे है विजुअली। जैसे अभी ये वाला एक चित्र देख रहे हो आप उधर, द वर्ल्ड्स वाटर करके, तो उसमें पता चलता है कि पूरा हमारे धरती के ऊपर पानी कितना है, और उसमें भी पीने वाला पानी कितना है, उसका मात्रा कितना है, एक ग्राफिक में हमको पता चल जाता है। दैट इज़ द पावर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड सिविलाइजेशन के पूरा एक पिक्चर मिल जाता है। तो उसमें मेरे कुछ सेक्शन है, मेरे जो काम है, जो यहाँ पे करके उसको रखने का जगह नहीं था, तो लेके वहाँ पे रखा। दे आर पार्ट ऑफ दिस कोर्स नाउ। तो वहाँ पे आर्टिस्ट रेसिडेंसी होते हैं। ये वाला रेसिडेंसी है एक पूरा एक प्रिंट आर्टिस्ट आए थे, ग्राफिक आर्टिस्ट। वो लोकल कॉलेज स्टूडेंट के साथ हमारा एक रेसिडेंसी था, उसमें थे। तो हम अलग अलग जो कम्युनिटी के सेक्शन हैं, जैसे स्कूल किड्स हैं 10 तक, उनके लिए अलग एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं।
कॉलेज वाले बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स है, डिग्री में जैसे बीएड स्टूडेंट्स है तो जो फ्यूचर टीचर्स होने वाले उनको भी बुलाते हैं, उनके साथ भी हम वर्कशॉप करते हैं। तो ये अभी हुआ है, लास्ट मंथ ही हुआ है ये वाला जो वर्कशॉप। 3 दिन वहीं रुक जाते हैं और पूरा एक एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप होता है। दिस इज़ 23 and 24। और हम आर्टिस्ट रेसिडेंसी करते हैं। दिस रेसिडेंसी वाज जस्ट हेल्ड इन 2000 अभी लास्ट जून में हुआ था। सो देयर वर 6 आर्टिस्ट फॉर 15 days। सो उनको प्रेशर इतना नहीं है कि वहाँ पे जाके कुछ करना नहीं है, बट उनको देखना है पहले, और उनको हम इतना कुछ दिखाए हैं कि लोकल प्रोग्रेसिव फार्मर्स के और इकोलॉजिकल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, वो इतना एक्सपोजर दे सके उतना। और काम करने का प्रेशर बहुत छोटा है कि अगर आपको कुछ करना है तो 2-3 दिन में कुछ करो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपोजर द इकोसिस्टम एंड exposing what Sara does, artist led organization, वो सोसाइटी में कैसे काम कर सकते हैं, उनको एक देखने को एक मॉडल मिल जाता है। वो मॉडल के थ्रू अपना जैसे आप लोग हैं, आप सोचना शुरू कर सकते हैं, अरे मैं ऐसा बियॉन्ड गैलरीज, बियॉन्ड म्यूजियम्स, वो सब तो प्रैक्टिस रहेगा ही, उसके साथ हम और क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, सब लोग गैलरी सिस्टम में, म्यूज़ियम सिस्टम में फिट नहीं होते, तो उनके लिए भी एक जगह होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गैलरी में मैं फिट नहीं हो सकता हूँ तो मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता हूँ या मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये 24 का रेसिडेंसी है। उस वक्त 4 आर्टिस्ट थे, रेड्डी सर है उसमें, रेड्डी सर आए थे तो वो मदद करते हैं कभी ये प्रोग्राम में। तो वो सब हमको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये 1 महीने का रेसिडेंसी था, तो हमने फिर उसको 15 दिन का करके लास्ट अभी जो हुआ वो 15 दिन में किया। और हम करते हैं कुछ मोबाइल एग्जीबिशंस को हम स्कूल कॉलेज में लेके जाते हैं और उसके थ्रू हम डायलॉग्स वो करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ। ये सारा वेस्टर्न घाट्स, ये एग्जीबिशन का नाम ही है वेस्टर्न घाट्स डायलॉग। और सह्याद्री उसको बोलते सह्याद्री, जैसे यहाँ पे अरावली है उसको सह्याद्री बोलते, सह्याद्री डायलॉग्स, तो सह्याद्री संवाद। तो इट इज़ ऑल अबाउट वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या है, कैसा है, हिस्ट्री से लेके, और उसके अंदर क्या बायोडाइवर्सिटी है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, और उस चैलेंजेस को कैसे लोग एड्रेस करते हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हम लेके जाते हैं। उसके बाद ऐसे स्कूल में, ये कोई स्कूल में है, हम मोबाइल एग्जीबिशन है, एक छोटा सा टेम्पो में रख लो, वहाँ पे डिस्प्ले कर दो, बच्चे आते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं और सारे देख लेते हैं। उसके बाद ये दूसरे स्कूल में, और उनके साथ ऐसा डायलॉग शुरू होता है कि वह लोकल रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, उनको बुला लेते पहले हम। तो जैसे अभी हम आप लोग मेरे से क्वेश्चन करेंगे अभी, तो वैसे ये सारे स्टूडेंट्स वहाँ के लोकल रिसोर्स पर्सन्स के साथ अपने जो भी डाउट्स है वो सारे वो लोग एक्सचेंज करते हैं, डायलॉग्स होते हैं। सो ये लास्टली एक और एक सेक्शन है, वो अभी इट इज़ एन इवॉल्विंग एग्जीबिशन स्पेस, वो चल रहा है, लास्ट ईयर से खुला है। इट इज़ कॉल्ड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड नेचर, एन अकाउंट ऑफ डीड्स एंड रेसिलियंस। ये शुरू किया है मैंने, वो स्पेस ऐसा है कि वैसा रहेगा। जैसे अगर आप लोगों में से कोई आए, उस सब्जेक्ट के साथ कोई अपना एक रिएक्शन या अपना एक इनपुट होएगा तो वहाँ रहेगा।
but it is all about the idea of development and nature. तो उसमें मेरे कुछ काम हैं, तो इसका काफ़ी चेंज होता रहता है, कुछ डिस्प्ले कुछ ऐसे रखते हैं, कभी हम चेंज करते हैं। एक बड़ा सा मैप है और उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ हमारा डायलॉग्स होते हैं। हाँ, ये इतना है। अभी एक छोटा सा वीडियो दिखा दूँ, क्योंकि आपको वो दिखाना ज़रूरी है।
वाह, ये है कला की कीर्ति। और जब कला में कलेजा होता है ना, तभी ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं। निश्चित रूप से हम सब स्तब्ध हैं। एक आदमी में क्या खूबियाँ होती हैं, वो अरुण जी से हम सीख सकते हैं। मेरे भी 2-4 प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों के बाद मैं पूछूंगा। सबसे पहला तो यह है कि क्या हमारे यहाँ के विद्यार्थी आपके इस सेंटर में आकर रह सकते हैं, रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं? क्योंकि ये सभी के मन में निश्चित रूप से इसको देखने के बाद आई होगी। मेरे मन में तो बहुत आ रही है कि मैं वहाँ जाके रहूँ और काम करूँ। एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये हमने अरुण जी से सीखी। कला बनाकर खुद प्रसन्न होना, कुछ लोगों को प्रसन्न करना, ये हमारा ध्येय नहीं होता। आज उस ध्येय को विस्तृत रूप जो दिया है अरुण जी ने, ये अद्भुत है, अद्भुत है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लंबे समय तक आपका जो ये काम है वो हमें दिखता रहेगा और हम सब लाभान्वित होते रहेंगे। कला की शक्ति तो आपने दिखा दी, कला की कोमलता भी दिखा दी। कला कैसे घर घर तक पहुंच सकती है, ये भी इन्होंने बता दिया। अब कीर्ति, प्रश्न उत्तर, आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहें, माइक है, आप हाथ अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप। आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है सर के लिए? कीर्ति, हेलो, थ्रू द सेशन आपने गैलरी सिस्टम की बात करी, तो गैलरी सिस्टम एक आर्टिस्ट की आर्ट प्रैक्टिस में किस तरीके से रोल कर रहा है या फिर इफ़ेक्ट कर रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? तो देखिए, गैलरी सिस्टम तो एक है सिस्टम है। मैं बताऊं तो जो इतना जो कर पाया, शायद उसी के पार्ट रहकर कर पाया हूँ मैंने। क्योंकि जो कुछ भी मैं एग्ज़िबिट करा होगा, उसमें से कुछ सेल हुआ होगा या उस पैसे से, सेविंग से, तो मैं बाकी कर पाया। तो वो तो है ही वो, बट उस सिस्टम का एक लिमिटेशंस होगा। वो लिमिटेशन से अगर हम उस लिमिटेशन से हम अपने आप को लिमिट कर दें, उससे हमको बाहर आना। अगर मैं शुरू में बोला, अगर कुछ लोगों को उस गैलरी सिस्टम में फिट ही नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो बहुत, लेकिन सिस्टम हम ही को बनाना है। तो वो कोई सिस्टम बना के हमें देंगे, उसमें हम काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो बट जो भी कर पाया हूँ तो गैलरी सिस्टम के साथ रहकर, और उस वहाँ जो नहीं कर पाया और वहाँ जो कर पाया, उस सब को लेके मैं बाहर कर पाया। बट जो भी किया है दूसरे लोगों के साथ, दोस्त लोगों के साथ, जैसे लाइक माइंडेड पीपल, उन सब के साथ मिल के किया है। अकेला नहीं हो पाता इतना काम। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन। सर, आप इस प्रैक्टिस में बहुत टाइम से इन्वॉल्व हैं, लाइक यू आर वर्किंग फॉर द नेचर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक किस पॉइंट पर ह्यूमन बींग्स को रुक जाना चाहिए? लाइक वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। किस पॉइंट पर ह्यूमंस को अपनी डेवलपमेंट रोक देनी चाहिए ताकि नेचर और ह्यूमन साथ में एक सिम्फनी में, एक हारमोनी में रह पाएँ? तो देखिए, मुझे बहुत लोगों का ये बात है ना कि हमारा डेवलपमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए।
रुक तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो चल पड़ा है, तो अब बिजली के बगैर तो हमारा चलेगा नहीं क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना है, बट उसको कैसे बैलेंस बना के चलना है। अननेसेसरीली अब अवेलेबल है करके उसको यूज़ कर देना, अभी मेरे पास पैसा है करके मैं बहुत कुछ खरीदूँ और यूसेज इतना होगा लेकिन मेरा वेस्टेज इतना सारा होगा। तो ये सब इसीलिए तो हम यंगस्टर्स को लेके काम कर रहे हैं कि वो जो कॉन्शियसनेस है वो शुरू से आ जाए, वो हर तरफ से आना पड़ेगा। तो अब डेवलपमेंट, किस चीज़ को डेवलपमेंट बोलते हैं, वही एक बड़ा वो हो गया है कि उसको सोचना है, हमको रीडिफाइन करने पड़ेंगे। हमको रियल डेवलपमेंट क्या होता है, बैलेंस्ड होता है और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हमारे वो ज़्यादा होना चाहिए रैदर देन मटेरियल डेवलपमेंट। तो ज़्यादातर तो मटेरियल डेवलपमेंट है, वो सब कॉन्शियसनेस पहले था, राजस्थान में तो ज़्यादा था ये वाला, अभी पता नहीं कितना है। तो यहाँ पे जितना कॉन्शियसनेस पानी के बारे में, थोड़े से पानी, बारिश का पानी को कैसे पकड़ के कैसे यूज़ करते हैं, वो जब हमारे पास ख़त्म होगा तब जाके सोचेंगे। लेकिन ये यहाँ पे तो हज़ारों सालों से वो जो था प्रॉब्लम, उसको एक नॉलेज बैंक बनाया, उसको वो सिस्टम्स शायद बोरवेल्स आने के बाद सारे ख़त्म हो गया, वो हर जगह का प्रॉब्लम है। और सर जैसे ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी ऐसा स्पेसेस है जहाँ पे इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन है कि लोग वहाँ पे नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए नेचर को लेकर के सिंपैथेटिक फील करना थोड़ा टफ होता है। तो इस केस में बीइंग एन आर्ट स्टूडेंट या फिर बीइंग एन इंडिविजुअल या फिर एक कम्युनिटी, हम इस वाले एरिया में लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं कि लाइक यू हैव टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स नेचर। तो क्योंकि अगर लाइक वी आर वर्किंग, बट अगर जो सुनने वाले लोग हैं वो उस बैकग्राउंड से आते हैं कि वो उस चीज़ का एक्चुअली प्रॉब्लम फील नहीं कर पाते, तो उन लोगों की कॉन्शियस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यही तो हम जैसे कर रहे थे, ये कर रहे हैं स्कूल लेवल से, अर्ली जो एजुकेशन होता है वहाँ पे हमें आर्ट के जरिए, मैं बोला ना कि आर्ट से पावरफुल कुछ नहीं है हमारा, क्योंकि बुक्स भी पावरफुल हो सकता है, लिटरेचर पावरफुल हो सकता है, उससे ज़्यादा क्योंकि आर्ट है ही ऐसा, जस्ट जो एक बुक बोलेगा उसको तो हमारा आर्ट थोड़े टाइम में बता सकता है, मतलब उससे भी ज़्यादा लेवल तक पहुंच सकता है। तो इसको लेके हम जो पहले जो कॉन्शियसनेस था, पहले हमारा लाइफ के साथ वो जुड़ा हुआ था, अब ये मॉडर्निटी जो आ गया है तो उससे, क्योंकि हमको सब कुछ मिल रहा है, जैसे अभी बोरवेल ड्रिल करके जो पानी आसानी से निकल जाता है, तो तब हम पुराने ओल्ड सिस्टम लेके बारिश का पानी पकड़ के वो सब लोग उसमें नहीं जाते हैं, अभी बस सिर्फ बोर किया और निकाल दिया पानी। तो ये सब कॉन्शियसनेस पता होनी चाहिए कि भाई ये जो अंदर का पानी है वो इट इज़ वेरी लिमिटेड, वो कल भी ख़त्म हो सकता है, परसों भी ख़त्म हो सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस जितना जल्दी हम डाल सकते हैं उतना अच्छा। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स आवर जॉब। थैंक यू सर। और कोई? मैं और एक ऐसे बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं सोचता हूँ कि मुझे भी शुरू में मैं खुद को लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना आर्ट है कितना नहीं है। तो सबके आप देखे हो तो आपको भी लगता होगा ये तो क्या सोशल वर्क है। मेरे कितने दोस्त लोग ने बोला वो कितना सोशल वर्क है, कितना आर्ट है, या सब मिलके कितना उसको आर्ट बोल सकते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, आप
शायद आपने नहीं, मन में आया होगा लेकिन पूछा नहीं। तो ये क्वेश्चन है, बट हमारा सिस्टम में ये भी है ना कि हम कंडीशनड हो गए कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या कोई सिस्टम के लिए बनाते हैं तो हम कंडीशनड हो जाते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान ही वैसा होता है। बट वी कैन ग्रो आउट ऑफ इट एंड रियली एक्सप्लोर एनीथिंग दैट इज़ नॉट देयर, दैट इज़ व्हाट इज़ आर्ट। एंड वो पावर ऐसे ही है। वो जोसेफ बॉयस आपने देखा, वो उस 1982 में, ऐसे बहुत लोग और आर्टिस्ट हैं ऐसा काम किया उन्होंने। वो गैलरी सिस्टम में भी रहे, म्यूज़ियम में, वो इज़ अ वेरी फेमस वेल नोन आर्टिस्ट। उसने ये जो काम किया, दैट इज़ यू नो व्हाई ही डिड इट। तो वो वाला, बिकॉज he had thoughts that to move out of the system and take the definition of art to higher level। वो हमारे अंदर है, हम आर्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, हम आर्ट को क्या शेप देना, क्या नया डेफिनेशन देना, वो हमारे हाथ में। वो हमारे लिए कोई दूसरे रास्ता नहीं बनाएगा, वो हमको खुद ही बनाना है। So my personal question, that why does art object rather than canvas? Like अभी majorly आप देखते हैं कि they are majorly most of the objects work आते हैं गैल या बाहर भी, rather than a canvas works. So it's more in the field right now, like everyone is dominating like objects and all rather than canvas. So what do you think about that? नहीं, I don't really see much of this thing कि कहीं पे ऑब्जेक्ट्स की ज़्यादा डिमांड होगा तो ऑब्जेक्ट्स आते होंगे, जहाँ पे या कैनवस की सैचुरेशन होगी, मतलब डिमांड्स कम होगा तो, बट दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट हाँ, बताइए। But sir, you do majorly object works rather than canvas. So what made you do it? हाँ, आई एम ट्रेन्ड एज अ स्कल्प्टर। ओके, मुझे जो ऑब्जेक्ट स्कल्प्टर हो तो ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं, तो वो बनते बनते वो तो मेरा एक प्रोफेशन भी बन गया, और एंड देन उसी से तो मेरा ये सब कर पाता हूँ, दूसरा जो कर पाता हूँ। Nobody else have any question? सर जैसे आपका काम गैलरी बेस भी आपने काम किया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा जैसे ये वाला बहुत ही एक तरीके से मेरे हिसाब से थोड़ा सोशल रिफॉर्म की तरफ जाता है, तो जैसे कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है ये कि ऐसे लोगों के साथ में काम करना, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जितना आप काम को लेके जितना सेंसिटिव फील करते हो उस एरिया को लेके उतना वो लोग नहीं कर पाते, तो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी रहते हैं बहुत ज़्यादा कि इतने सारे लोगों को कलेक्टिवली काम करना या फिर वो सब चीज़ें। वो चैलेंजेस तो रहते ही हैं, तो बट यू प्लान इट। जैसे अभी वेस्टर्न घाट्स इको वॉक था, सो मेरा अकेले का काम नहीं था, तो मेरे जैसे लोग, मेरे दोस्त लोग, वो थिएटर एक्टिविस्ट, जैसे आपने कुछ शुरू किया ना तो वैसे लोग जुड़ जाते हैं, जैसे लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं आ जाते हैं। बट आपके इंटेंशन प्योर रहेगा, इंटेंशन आपका एकदम सही रहेगा तो लोग आ जाते हैं। सो देन you can move ahead with your, and then you also think अब वहाँ पे इसका ज़रूरत है, ये इस वक्त। जैसे अभी आपने ये इसमें देखा वो लास्ट में ये जो वीडियो था उसमें जो वेस्टर्न घाट्स इको वॉक, जैसे मैं और मेरे दोस्त लोग मिलके हम शुरू कर रहे थे, उस वक़्त मुझे याद नहीं था कि ये वाला यात्रा बहुत 87 से चल रहा है, 82 से लोग कर चुके, केरला से लेके गोवा तक या बॉम्बे तक वो कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे वो। लेकिन उस वक्त ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, सोशल मीडिया नहीं था, तो somehow I didn't have, but later on मुझे ये पता लगा कि they have done it। तो अगर उन्होंने कर दिया तो हमें तो और एक स्टेप आगे जाना है। तो अगर ऐसे करके बेंचमार्क सेट करना होता है,
और इंस्पायरिंग भी होना होता है। और अगर मैंने इतना किया है तो मे बी आप लोग इससे बहुत गुना आगे जाके कर सकते हो। सो आपको एक लगना चाहिए कि हाँ मॉरली हाँ ये सब कर सकते हैं, देन दिस कैन बी एन आर्ट एक्टिविटी इन अ लार्जर सेंस। तो आपको बोलने वाले होंगे कि ये क्या आर्ट है, इसमें क्या पैसा है, या ये तो सोशल वर्क है, ऐसे सब बोलेंगे। बट द होल एक्ट ऑफ, क्योंकि आप जो कैनवस में जो बनाओगे वो तो सेम एक्ट ही है। आप सोशल चेंजेस के बारे में ही आप कैनवस में बनाओगे, सोशल उसी को कैनवस में बनाओगे। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इट इन आउटसाइड इन रियल लाइफ। सो अगर आप कैनवस में बना सकते हो दैट इज आर्ट, बट इफ यू डू द सेम थिंग आउटसाइड इन रियल लाइफ, व्हाई कांट दैट बी आर्ट? बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और आखिरी सवाल मेरा कि आप ये यहाँ अधिकतर विद्यार्थी हैं, इनको आप क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे संक्षेप में? संदेश तो उन्होंने देख ही लिया है। सो आप जो सिस्टम हमारे लिए बना हुआ है उसी में रहने का कोशिश मत करो। तो अपना सिस्टम खुद ही बनाना है कि गैलरी सिस्टम बनाना है, तो अगर आप उसमें फिट हो ना हो, लेकिन उसी के लिए आपको बाकी सब नहीं छोड़ना है। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बहुत कुछ आइडियाज़ होंगे, बहुत कुछ करने का एनर्जी होगा, बट डोंट कंट्रोल इट। आई मीन डोंट ट्राई टू सप्रेस इट। आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा। जैसे हमने शुरू किया, ऐसे तो उससे पहले बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं जुट रहा था। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग मिले, दोस्त लोग मिले, लाइक माइंडेड लोग मिले, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम इतना करें। सो एवरीथिंग हैपन्स इन टाइम। सो आप अपने आप को सप्रेस मत करिए, कीप योर इमेजिनेशन ओपन, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बताइए। अच्छा, तो मटेरियल मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम देखते हैं कुछ साल पहले तक तो मटेरियल्स इतने नहीं थे हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में या नेचुरल मटेरियल था, उसी को लेके जैसे मार्बल, वुड, ऐसा करके हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल फॉर आवर इमेजिनेशन एंड थॉट। तो अब तो वो इतना एक्सप्लोरेशन हो चुका है उसमें, एंड देन हमारे सामने इतना मटेरियल का वो हो गया। आई मीन इट इज़ लाइक ओवरडन। मतलब इतने सारे मटेरियल्स है, वन टाइम यूसेज है। अब पहले हमारे पास पेन होता था तो हम शायद हमारा एक एक एजुकेशन पूरा एक पेन से करा होगा हमारे। अब तो एक सिग्नेचर के लिए एक पेन हो जाते हैं। मतलब इतना मिसयूज़ ऑफ मटेरियल है, इतना मिसयूज ऑफ मटेरियल है। सो व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू टॉक थ्रू द मटेरियल्स। अगर आप बोल रहे हैं वो फाउंड ऑब्जेक्ट्स पहले कम होते थे तो हम उसमें कुछ ढूंढते थे। अब इतना मटेरियल हमारे सामने है, मतलब कूड़े के पहाड़ हो गए हैं। और घर में भी इतने, जस्ट इमेजिन कि एक पेन के बजाय हमारे पास इतना पेन्स होंगे, वो काम नहीं करते होंगे, रखे होंगे। जस्ट इमेजिन, अभी वाटर बॉटल है, खाने की चीज़ है, मतलब कितना मटेरियल है। हमको उससे मतलब आई फील वेरी डिस्गस्टेड विथ इट। हमारा वो लेवल तक पहुंच गए। तो मटेरियल सेंसिटिविटी, उसमें कुछ ढूंढने के बजाय अब हम उससे दूर भाग रहे हैं उससे। मतलब उतने ऐसा हो गया है मतलब उसका। देन जो
जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है उसमें कुछ उसका जो अट्रैक्शन है बहुत कम भी है, मतलब कि बहुत टेम्पररी हो गया। सो ये सब बातें हैं, आप अपने आप तो जानते हो इसमें। धन्यवाद अरुण जी। अब मैं आग्रह करता हूँ धुरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर विद्यासागर जी उपाध्याय से कि हमें आशीर्वचन देकर। इस टॉक में आपको बहुत सारे प्रश्न अनायास ही आपके जहन में आए होंगे, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। आर्टिस्ट होते हुए सोसाइटी के लिए, अपने खुद के अलावा सोसाइटी के लिए जो काम किया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो काम किया है, वो जो कला हम म्यूज़ियम्स में देखते हैं और वो पूरा एक इतिहास बताती है, इसी तरह का काम इन्होंने अपने दोनों पक्ष में किया है। हमें निश्चित रूप से प्रश्न तो उठता है कि आर्टिस्ट को क्या ये करना चाहिए? आर्टिस्ट क्या इस तरह के काम में अपनी एनर्जी लगाए, ये अच्छा है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो कला पढ़ रहे हैं, वो जब तक पढ़ते हैं उनको बहुत लिमिटेड नॉलेज दिया जाता है। जो उनका सिलेबस होता है वो बहुत ही बाबा आदम के ज़माने का सिलेबस है, जिसमें उनको फोर साइडेड एजुकेशन फाइन आर्ट का नहीं दिया जाता। आपने जो आज टॉक देखा और जो विजुअल्स देखे, एक एक फ्रेम जो है वर्क ऑफ आर्ट है। एक एक साइड जो आपने ली है, एक एक अप्रोच जो आपने किया है, वो वर्क ऑफ आर्ट से कम नहीं है। क्यों कि हम कैनवस पे करना ही जानते हैं, या स्टोन से, या जो मेटल से, या कुछ लिमिटेड मटेरियल से हम प्ले करते हैं। पर सोसाइटी में हमें या नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिसको आप कैनवस पे तो बनाते हैं या पेपर पे बनाते हैं, या इस तरह से करते हैं। क्या उसको डायरेक्ट उससे आप रिश्ता नहीं जोड़ सकते? तो डायरेक्ट रिश्ता जोड़ने का काम अरुण जी ने किया है, और एक ऐसी लैंग्वेज से हमें जोड़ा है जो हमारे सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि आने वाले समय में हम क्यों ना हम भी कुछ न कुछ करें जो एक चीज़ से हटके हमें आगे तक ले जाए, और हम इस जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को कुछ न कुछ सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे हम बचा सकें। बहुत सारा समय हो गया आपका, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। विशेषतः हमारे साथी अरुण जी का मैं आभारी हूँ कि आपने एक बहुत खूबसूरत सा जो काम आप कर रहे हैं उससे हम सबको रूबरू किया, और आगे भी आप करते रहेंगे, ये आशा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी का और आप सभी का। और मैं तो किसी संवाद में इतनी संख्या में कला प्रेमियों का आना, ये अपने आप में एक इस बात का द्योतक है कि अब भविष्य निश्चित रूप से आप लोगों के साथ सुरक्षित है। आप लोग इसी तरह से मन से आप आते रहें। आज आप सभी लोग, महावीर जी, आदरणीय नाथूलाल जी वर्मा साहब, मीनू जी, सोनी, सभी आप यहाँ आए, सोहन, सुरेंद्र जी, पवन जी, सभी लोग आप यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये स्नेह अकादमी को नहीं, कला जगत को मिलता रहे, इसी आशा के साथ पुनः धन्यवाद देते हुए, खासकर
अरुण जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मेरे तो अनुज तुल्य हैं, 1-2 साल जूनियर हम साथ में रहे, क्योंकि मैं भी 89 से 91 तक बड़ौदा में रहा। बिल्कुल शक्ल याद आ रही है, सब हमारे भी बाल उड़ गए, इनके बाल ऐसे हो गए। तो ये सब प्रक्रिया है, ये भी आर्ट का एक हिस्सा है जो हम सब लोगों के साथ चलता है। प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करती है, करेगी। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए और कला में कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने होने का एहसास हमें होता रहे कि हम जिंदा हैं। बस इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। पुनः आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, नमस्कार।